नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने रवि कोटरिया सर की बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ा था, गुलाम वंश के बारे में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश जो अ, दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था, खिलजी वंश, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तो खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि किस सुल्तान का मत था कि आतंक की नीति के जरिए कुछ समय के लिए लोगों के हृदय में सरकार के प्रति भय और सम्मान स्थापित किया जा सकता है, किंतु इसका अर्थ सच्चे इस्लाम का त्याग करना होगा। किस सुल्तान का यह मत था कि आतंक की नीति के जरिए कुछ समय के लिए लोगों के हृदय में सरकार के प्रति भय और सम्मान स्थापित किया जा सकता है, किंतु इसका अर्थ सच्चे इस्लाम का त्याग करना होगा। तो यह कथन कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। यद्यपि जलालुद्दीन खिलजी एक धर्मपरायण मुसलमान था, किंतु वह हिंदुओं को बलात् धर्मांतरित करने या अपमानित करने की नीति को यथापरक नहीं समझता था, जैसा कि कुछ मुस्लिम धर्मशास्त्री चाहते थे। अपने एक निकट सहयोगी अहमद चप के साथ बहस करते हुए उसने हिंदुओं पर मूर्ति पूजा करने, अपने धर्म का प्रचार करने एवं ऐसे अनुष्ठानों का संपादन करने का भी पक्ष लिया जो कुफ्र के प्रमाण थे। इस प्रकार उसने हिंदुओं पर अपने महल के बगल में जुलूस निकालने, ढोल बजाने तथा अपनी प्रतिमाओं को विसर्जित करने के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे जाने की रोक नहीं लगाई। उसका मत था कि वैसे तो आतंक की नीति के जरिए कुछ समय के लिए लोगों के हृदय में सरकार के प्रति भय और सम्मान स्थापित किया जा सकता है, किंतु इसका अर्थ सच्चे इस्लाम का त्याग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के बारे में बर्नी ने लिखा है। किस सुल्तान के बारे में बर्नी ने लिखा है कि वह एक चिंटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था। तो यह बात कही है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। 6 नंबर ऑप्शन। जलालुद्दीन ने बलबन के काल के ऐसे कई तुर्कों और अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद और इक्ते प्रदान किए जो उसके पक्ष में आ गए थे। यहाँ तक कि बलबन के एक भतीजे मलिक छज्जू किसली खान को भी कड़ा का हाकिम नियुक्त किया, जो सर्वाधिक उपजाऊ और समृद्ध भूखंडों में से एक माना जाता था। मलिक छज्जू ने जब विद्रोह किया, दिल्ली पर चढ़ाई की और मुंह की खाई, तब भी उसे कठोर दंड नहीं दिया गया। इस प्रकार बलबन के विपरीत उसने संप्रभुता को आत्मगौरव तथा अत्याचार से संबंध नहीं किया। बर्नी की सजीव भाषा में वह एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान किलोखरी या केलुगडी में गद्दी पर बैठा और लगभग 1 वर्ष तक पुरानी राजधानी नहीं गया। तो वह कौन सा सुल्तान था जो किलोखरी में गद्दी पर बैठा था और लगभग 1 वर्ष तक वहीं रहा, पुरानी राजधानी अर्थात दिल्ली नहीं गया था। तो वह था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के नजदीक केलुगडी में गद्दी पर बैठा। वह पुरानी राजधानी से लगभग 1 वर्ष तक दूर रहा ताकि उसके सामंत शासकीय राजनीति तथा वंश परिवर्तन के प्रजातंत्रीकरण को स्वीकार कर सके। उसने अपने कुशल व्यवहार से तथा अच्छे शासन से उनको प्रभावित कर लिया। उसने अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ उदारता का व्यवहार किया। उसने युवा खिलजियों तथा अन्य सैन्य अधिकारियों, पुराने रक्षक मलिक और उमरा फखरुद्दीन, दिल्ली का कोतवाल वजीर ख्वाजा खातिर और मलिक छज्जू कड़ा तथा मणिपुर का गवर्नर, इन सब को उनके पुराने पदों पर ही रहने दिया। जलालुद्दीन दिल्ली जाने के लिए तभी सहमत हुआ जब दिल्ली के नागरिकों ने उससे आने तथा दिल्ली को गौरव प्रदान करने की प्रार्थना की। जलालुद्दीन ने लगभग 6 वर्षों तक शासन किया, परंतु कभी भी बलबन के उस सिंहासन पर नहीं बैठा जिसकी उसने वर्षों तक सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गंगा घाटी के हिंदू जमींदारों के साथ मिलकर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
किसने जो गंगा घाटी के हिंदू जमींदारों के साथ मिलकर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यह किया था मलिक छज्जू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संत ने कहा कि अलाउद्दीन के साम्राज्य का आधार स्थायी नहीं था? अलाउद्दीन के साम्राज्य का आधार स्थायी नहीं था, यह बात कौन से संत ने कही थी? शेख बशीर ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा। अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति किसने कहा था? तो अलाउद्दीन को भाग्यशाली व्यक्ति कहा था अमीर खुसरो ने और इसामी ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के बनने के समय अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कौन सा पुत्र मुल्तान व सिंध पर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कौन सा जो पुत्र है वह मुल्तान और सिंध पर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था? तो वह था अरकली खां। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम किस शासक के काल में गुजरात पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण स्थापित हुआ? कौन से शासक के काल में सबसे पहले जो गुजरात पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। द नंबर ऑप्शन। गुजरात के नए शासक कर्ण के प्रधानमंत्री ने अलाउद्दीन को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि कर्ण ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी पर बलात् अधिकार कर लिया था और अन्य कई अवैध कार्य किए। सन 1299 ईस्वी में तारीख ए मासूमी के अनुसार 1297-98 ने अपने दो अग्रणी सिपह सालार उलुग खान और नुसरत खान को गुजरात के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व करने का आदेश दिया। उलुग खान ने सिंध से प्रयाण किया और रास्ते में जैसलमेर पर आक्रमण किया और उसे लूटा। उसके बाद दोनों सेनाओं ने दोनों सेनाओं ने चित्तौड़ के राणा के विरोध के बावजूद चित्तौड़ को पार करते हुए गुजरात पर चढ़ाई की। अनिलवाड़ा गोहिलवाड़ा पहुंचकर उन्होंने उसे पूरी तरह तबाह किया और लूटा। रायकर्ण बिल्कुल बोचंका रह गया और भागकर देवगिरी चला गया। रूपवती महारानी कमला देवी को दिल्ली ले जाया गया, जहां अलाउद्दीन ने उसे अपने हरम में रख लिया। सूरत समेत गुजरात के अन्य कई प्रमुख नगरों एवं पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर समेत कई मंदिरों और मठों को पूरी तरह से लूट लिया गया। खंबात में हिंदू और मुस्लिम व्यापारियों में से किसी को भी नहीं बख्शा गया। यहीं पर मलिक काफूर नामक दास को, जिसने बाद में दक्कनी अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाई थी, जिसे 1000 दिनारी यानी 1000 स्वर्ण दिनारों के मूल्य का कहा जाता है, एक मुस्लिम व्यापारी से बलपूर्वक छीन लिया गया। अपनी राजधानी से भागने के बाद कर्ण ने दक्षिणी गुजरात में बगलाना पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, जहां तुर्कों ने उसे कुछ समय परेशान नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या क्षेत्र अलाउद्दीन खिलजी के समय सल्तनत के प्रांतपतियों के सीधे नियंत्रण में नहीं था? कौन सा राज्य या जो क्षेत्र है यह अलाउद्दीन खिलजी के समय सल्तनत के प्रांतपतियों के सीधे नियंत्रण में नहीं था? तो वो था काकतीय साम्राज्य। द नंबर ऑप्शन। अपने अनवरत युद्धों से अलाउद्दीन ने अपनी सल्तनत का प्रभावशाली विस्तार किया। उत्तर भारत में आधुनिक पंजाब, सिंध और उत्तर प्रदेश केंद्रीय शासन के सीधे नियंत्रण में थे। यद्यपि राजपूताना की विभिन्न रियासतों का कभी भी पूर्णतः विलय नहीं किया जा सका, तथापि उन्हें अ, कर देने का कर देने वाला राज्य सरलतापूर्वक माना जा सकता है। अधिकांश मध्य भारत, जिसमें चंदेरी, एलिचपुर, धार, उज्जैन और मांडू जैसे महत्वपूर्ण स्थान थे, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रांतपतियों के सीधे नियंत्रण में थे। गुजरात सल्तनत का एक प्रांत था। यादव, होयसल व काकतीय राज्य करद राज्य थे। उन पर मुस्लिम प्रांतपतियों का अधिकार नहीं था। केवल देवगिरी को मलिक काफूर ने कुछ समय के लिए अपना मुख्यालय बनाया। द्वार समुद्र के आगे मलिक काफूर ने आक्रमण किए, किंतु पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और न कोई कर दिया। भारत के पूर्व में तुर्की साम्राज्य वाराणसी और अवध से आगे बढ़ा प्रतीत प्रतीत नहीं होता। बिहार और बंगाल पर क्रमशः हरि सिंह और शमसुद्दीन फिरोज का शासन था।
जो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र थे, उड़ीसा और पूर्वी राज्यों पर भी अलाउद्दीन की सेनाएं नहीं पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभियान के दौरान जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, कौन से अभियान के दौरान जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो यह कहा था रणथंबोर अभियान के समय, जब रणथंबोर अभियान के बावजूद भी रणथंबोर दुर्ग को जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया, तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। रणथंबोर अभियान राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित रणथंबोर सामरिक महत्व का दुर्ग था। वह यहाँ का शासक हमीर देव चौहान था। जलालुद्दीन ने जहाइन का दुर्ग जीतते हुए 1290 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण किया, पर इस पर अधिकार नहीं कर सका। तब सुल्तान ने कहा कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। इस अभियान का वर्णन अमीर खुसरो ने मिफ्ता उल फुतूह में किया है। बरनी की तारीख फिरोजशाही में भी सुल्तान की इस असफलता का उल्लेख है। हमीर का सेनापति गुरुदास सैनी इस अभियान में मारा गया। मंडोर पर जलालुद्दीन ने 1292 में आक्रमण किया और इसे दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के उपरांत बेगम मलिका ए जहां ने उसके कौन से पुत्र को सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम की उपाधि देकर दिल्ली में सुल्तान घोषित किया था? तो यह किया था कद्र खां को। जब जलालुद्दीन की अलाउद्दीन के द्वारा हत्या की गई, उस समय अलाउद्दीन दिल्ली में नहीं था, तो दिल्ली के अंदर जो जलालुद्दीन की विधवा बेगम थी मलिका ए जहां, इसने अपने पुत्र कद्र खां को जो सुल्तान घोषित किया और इसे रुकनुद्दीन इब्राहिम की उपाधि दी गई थी। कारा या काड़ा में जलालुद्दीन की हत्या के तुरंत बाद अलाउद्दीन 20 जुलाई 1296 को दिल्ली का सुल्तान घोषित हो गया। मलिक अहमद अचफ तुरंत ही जलाली अमीरों और मलिका जहां जलालुद्दीन की पत्नी, इसी की एक बेटी से अलाउद्दीन का विवाह हुआ था, से आगे की कार्रवाई हेतु सलाह लेने भागा। मृतक सुल्तान का दूसरा लड़का अरकली खां, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी था, मुल्तान में था। बड़ा लड़का खान खाना खिलजी क्रांति 1290 के समय कुछ समय बाद ही मर गया था। अरकली खान के न रहने पर मलिका जहां ने एक एक गलती की तथा अपने तीसरे लड़के कादर खां या कदर खां को रुकनुद्दीन नाम से सुल्तान घोषित कर दिया तथा स्वयं सरक्षिका बन गई। इससे जलाली अमीरों में फूट पड़ गई तथा अरकली खान इतना नाराज हुआ कि वह राजधानी की रक्षा के लिए दिल्ली नहीं आया, बल्कि मुल्तान में ही रुका रहा। अलाउद्दीन ने अपना संदूक खोलकर जलाली अमीरों को सोने चांदी देकर जीत लिया। 26 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया, जहां लोगों ने उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। सभी सैनिकों को इनाम के रूप में 6 माह का वेतन दिया गया। उलेमाओं, शेखों और अन्य अमीरों को जमीन और पदवियां दी गई तथा नगर में आने वाले पर्यटकों तथा वहां के निवासियों को अनेक उपहार भी दिए गए। इस प्रकार शाही खर्चे में हफ्तों तक उत्सव मनाया जाता रहा। इस बारे में बर्नी की टिप्पणी है कि लोग सोने के कारण इतने मोहित हो गए कि किसी ने सुल्तान के जघन्य अपराध की चर्चा तक नहीं की। लाभ की आशा से उन्हें अन्य किसी बात की चिंता ही नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? कौन सा सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान था जो एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के समय निम्नलिखित में से किस सेनानायक ने मंगोलों को परास्त कर उनके सेनानायक साल्दी को कैद कर लिया और जंजीरों में जकड़कर दिल्ली लाया? अलाउद्दीन के समय किस सेनानायक ने मंगोलों को परास्त कर उनके सेनानायक साल्दी को कैद कर लिया और जंजीरों में जकड़कर दिल्ली लाया गया था? तो वह था जफर खान। बे नंबर ऑप्शन। 1297-98 में दवा खां द्वारा प्रेषित 1 लाख सैनिकों वाली मंगोल सेना अव्यास नदी को ही नहीं बल्कि सतलज को पार कर गई और लगा कि दिल्ली की ओर जाने का मार्ग उनके सामने खुला पड़ा है। अलाउद्दीन
खिलजी ने अपने विश्वस्त सेनानायक उल्लुग खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसने जालंधर के निकट मंगोलों को पूरी तरह पराजित कर दिया। नदी पार कर भागते हुए करीब 20,000 मंगोल मारे गए, जबकि उनके अधिकारियों समेत अन्य बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया और दिल्ली लाकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके अगले वर्ष भी ऐसी ही जीत हुई, जब मंगोलों ने निचले सिंधु में सिविस्तान पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन के एक अन्य विश्वस्त सेनानायक जफर खान ने मंगोलों के विरुद्ध कूच किया। उसने मंगोलों पर पूर्ण जीत हासिल की। उसने बंदरगाह वाले नगर पर कब्जा कर लिया तथा मंगोल सेनानायक साल्दी को जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाया गया। सन 1299 ईस्वी के अंत में मंगोल शासक दवा खां के पुत्र कुतलुग खां के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों की सेना ने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के निकट जफर खां के नेतृत्व वाली एक टुकड़ी मंगोल सेना से परास्त हुई, लेकिन इस प्रकार मंगोलों को आरंभिक विजय तो प्राप्त हुई, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जफर खान की दृढ़ता और वीरता का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुतलुग खान ने महसूस किया कि वह अलाउद्दीन की रक्षा पंक्तियों को तोड़ने अथवा दिल्ली पर कब्जा करने में सफल नहीं हो सकता। अतः 2 दिनों की झड़पों के बाद वह दिल्ली से लौट गया एवं तेजी से बढ़कर सिंधु नदी पार कर चला गया। अलाउद्दीन ने उसका पीछा करने का प्रयास नहीं किया। सन 1303 में तारगी के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर दूसरी बार चढ़ाई की। यद्यपि कुछ लेखकों ने मंगोल सैनिकों की संख्या 12 तुमन यानी 1,20,000 बताई, किंतु बर्नी द्वारा उल्लेखित 30-40 हजार की संख्या यथार्थ के अधिक निकट मालूम पड़ती है। अलाउद्दीन अपने सबसे उपलब्ध सैनिकों को साथ लेकर सीरी से बाहर निकल आया और एक अत्यंत सुरक्षित स्थान पर सेना को तैनात किया। 2 महीने बाद मंगोल सेना बिना युद्ध किए लौट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र से मिले एक संस्कृत अभिलेख में कहा गया है, कौन से क्षेत्र से मिले एक संस्कृत अभिलेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी जो अत्याचारों से मुक्त हो गई, यह संस्कृत लेख कहां पर मिला है? तो यह मिला है जोधपुर के अंदर। द नंबर ऑप्शन। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। एक हिंदू लेखक ककसूरी कहता है, उसके द्वारा अधिकृत किए गए किलों की कौन गणना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल में अली बेग व तारतक के नेतृत्व वाली मंगोल सेना को परास्त कर 20,000 मंगोलों का संहार किया गया। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में अली बेग व तारतक के नेतृत्व वाली मंगोल सेना को परास्त कर 20,000 मंगोलों का संहार किया गया? अलाउद्दीन खिलजी। बे नंबर ऑप्शन। 1305 ईस्वी में सिंधु नदी को पार कर 30-40 हजार सवारों वाली मंगोल सेना पंजाब से गुजरते हुए तीर की भांति तेज रफ्तार से आगे बढ़ी और शिवालिक की तराई में स्थित नगरों को जलाने के बाद दिल्ली के बगल से गुजरती हुई दोआब में जा धमकी। किंतु अलाउद्दीन ने 30,000 सैनिकों की एक सेना अपने एक हिंदू अमीर मलिक नायक के नेतृत्व में भेजी, जो समाना और सुनाम का हाकिम भी रह चुका था। मलिक नायक ने अमरोहा, आधुनिक उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग के निकट मंगोलों से लोहा लिया तथा उन्हें बुरी बुरी तरह पराजित किया। मंगोल सेना के नेता अली बेग और तारतक ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें दिल्ली लाया गया। लगभग 20,000 मंगोलों का संहार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि, चंदोला, सफेद छत्र और 1 लाख सोने के टंके दिए थे? कौन से शासक को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी, चंदोला यानी कि सफेद छत्र दिया और 1 लाख सोने के टंके दिए थे? तो ये दिए थे रामचंद्र देव को। द नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन संभवतः पहला शासक था जिसने हिंदू राजाओं को उनकी पूर्व स्थिति में रहने दिया और केवल कर वसूल किया। देवगिरी के द्वितीय अभियान के बाद व्यक्तिगत रूप से सुल्तान के प्रति भक्ति प्रकट करने के लिए रामचंद्र देव, उसके परिवार और उसके संबंधियों को मलिक काफूर ने दिल्ली भेजा। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव का यथोचित स्वागत किया और उसके लिए
राजधानी में राजसी सुविधाओं की व्यवस्था की। 6 मास के निवास के बाद रामचंद्र देव को अपने राज्य में लौटने की अनुमति दी गई। उसे राय रैन की पदवी और एक चंदोला देकर सम्मानित किया गया। उसे 1 लाख सोने के 1 लाख सोने के टंके दिए गए और नवसारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया गया। रामचंद्र देव ने अपनी बेटी सत्यपाली का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया। अपने इस व्यवहार से अलाउद्दीन ने दक्षिणी भारत में एक विश्वास पात्र मित्र बना लिया। रामचंद्र देव ने सुदूर दक्षिण के अभियान के समय मलिक काफूर को अमूल्य सहायता दी। अमीर खुसरो व इसामी इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जब काफूर द्वार समुद्र जाते समय देवगिरी से होकर गुजरा, उस समय रामचंद्र देव जीवित था। यादव राजा द्वारा मलिक काफूर को दी गई सहायता का खुसरो ने विस्तार से वर्णन किया। उसने शाही सेना की यथासंभव सहायता की। उसने आज्ञा दी कि सेना को जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो वह बाजार में उपलब्ध हो जानी चाहिए, जैसा कि उसने वारंगल के आक्रमण के समय किया था। रामचंद्र देव ने दक्षिण की ओर बढ़ने से तुर्की सेना की सहायता हेतु परशुराम दलावे को दक्षिणी सीमांत का मुख्य सेनापति नियुक्त किया। परशुराम ने द्वार समुद्र और वीर पांड्य के विरुद्ध अलाउद्दीन की सेना को पूरी तरह सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस होयसल राजा ने माबर अभियान के समय मलिक काफूर की सहायता की? कौन से होयसल राजा ने माबर अभियान के समय जो मलिक काफूर की सहायता की थी? तो मलिक काफूर की सहायता करने वाला होयसल शासक था वीर वलाल थर्ड। द नंबर ऑप्शन। होयसल राजा वलाल देव ने भी अलाउद्दीन के प्रति रामचंद्र देव जैसी नीति अपनाई। उसने मलिक काफूर के माबर अभियान के समय काफूर की सहायता की और माबर के विनाश में योगदान दिया। उसके बाद वह मलिक काफूर के साथ दिल्ली आया। सुल्तान उसकी सहायता व स्वामी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे एक विशेष खिलत, एक मुकुट और एक छत्र दिया और 10 लाख टंकों की थैली भेंट स्वरूप दी। होयसल राजा कुछ समय तक दिल्ली में रहा। जब अलाउद्दीन ने उसका राज्य वापस कर दिया तो वह दार समुद्र लौट गया। अमीर खुसरो तथा बर्नी ने बल्लाल देव का उल्लेख नहीं किया, किंतु इसामी ने यह बताया कि अलाउद्दीन ने किस प्रकार वल्लाल का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन की नीति की सफलता के संबंध में किस इतिहासकार ने लिखा है? अलाउद्दीन की नीति की सफलता के संबंध में किस इतिहासकार ने लिखा है कि ये रामचंद्र देव और बल्लाल देव जैसे महान राजा दिल्ली आए। उन्होंने सुल्तान के प्रति स्वयं सम्मान प्रकट किया। उनके कोष ले लिए गए। साम्राज्य के गौरव में वृद्धि हुई और सल्तनत का कोष दक्कन की संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। तो यह कथन कौन से इतिहासकार के द्वारा कहा गया? तो यह कहा गया के.एस. लाल के द्वारा। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफूर के देवगिरी अभियान के वर्णन में किस इतिहासकार ने लिखा है कि उसने किसी व्यक्ति की न तो हत्या की उसने किसी व्यक्ति की न तो हत्या की और न ही किसी को बंदी बनाया गया। नगर निवासियों ने उसके संरक्षण में स्वतंत्रता का अनुभव किया। तो यह जो कथन है कौन से इतिहासकार ने इसका वर्णन किया? तो इसका वर्णन किया इसामी के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। काफूर के देवगिरी अभियान के वर्णन में इसामी लिखता है कि उसने किसी व्यक्ति की न तो हत्या की न ही किसी को बंदी बनाया। नगर निवासियों ने उसके संरक्षण में स्वतंत्रता का अनुभव किया। जो लोग उसके विरोधी हो गए थे उन्हें शांति का आश्वासन देते हुए उसने पत्र लिखे, जिससे समस्त मराठी जनता उसके पक्ष में हो गई। शासक का किसी प्रदेश पर अन्याय ऐसा होता है जैसे बगीचे पर मानसून की वर्षा। मलिक काफूर की नीति का अनुमान फरिश्ता के इस कथन से भी होता है कि जब काफूर ने दक्षिण में प्रवेश किया तो उसने जनता को अपनी कृपालु सुरक्षा में ले लिया और एक चींटी को ही हानि नहीं पहुंचने दी। दक्षिण के व्यापारी वर्ग ने भी मुस्लिम सेना का कोई विरोध नहीं किया। अमीर खुसरो इस संबंध में लिखता है कि व्यापारियों ने मुस्लिम सैनिकों से झगड़ा नहीं किया और न सैनिकों से ही कोई फसाद उत्पन्न किया और बाजार में लेन देन शांतिपूर्ण संपन्न हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन के संबंध में कहा है? कौन से इतिहासकार ने अलाउद्दीन के संबंध में कहा है कि उसके युग का विजेता शासक के गुणों में सर्वोत्कृष्ट है? उसके युग का विजेता शासक के गुणों में सर्वोत्कृष्ट है, अतः न तो कलम और न ही जीभ उसकी शक्ति का वर्णन कर सकती है। तो कौन से इतिहासकार ने अलाउद्दीन के बारे में यह कथन कहा था? यह कहा था अमीर खुसरो ने। दैन नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन के समय में एक बुद्धिजीवी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के लिए राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने लिखा है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम तक धरती को अपनी तलवार की किरणों से आलोकित करता है। उसी प्रकार शासक को भी विजय हासिल करनी चाहिए और उन विजयों को सुरक्षित रखना चाहिए। खुसरो ने कहा कि उसके युग का विजेता अलाउद्दीन शासक के गुणों में सर्वोत्कृष्ट है, अतः न तो कलम और न ही जीभ उसकी शक्ति का वर्णन कर सकती है। इस प्रकार अमीर खुसरो ने ईश्वरीय गुणों से समानता देकर अलाउद्दीन के पद को पवित्र तथा दिव्य बना दिया। अलाउद्दीन को ईश्वर की छाया माना गया, किंतु यह शरीयत में दिए गए सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो और इसमें इस्लामी सिद्धांतों का सहारा भी नहीं लिया गया। उसने उसे अपने कार्यों के लिए धार्मिक स्वीकृति प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं थी। वह किसी देवी शक्ति पर आधारित राजत्व में नहीं, वरन ऐसे राजत्व में विश्वास करता था जो स्वयं अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपनी सफलता, शक्ति और अहंकार से प्रेरित होकर असाधारण और सनक भरी योजनाएं बनाने लगा? और बर्नी के अनुसार वह असंभव और हास्यास्पद बातें सोचने लगा। तो वह कौन सा सुल्तान था जो अपनी सफलता, शक्ति और अहंकार से प्रेरित होकर असाधारण और सनक भरी योजनाएं बनाने लगा, असंभव और हास्यास्पद बातें सोचने लगा था? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलाउद्दीन के संबंध में असत्य है? अलाउद्दीन के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? पहला कि खालसा या खालिसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि की। अलाउद्दीन ने खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि की थी, ये सही है। गुप्तचर प्रणाली का संगठन किया था। दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया, यह भी सत्य है। चौथा कि अमीरों को पारस्परिक मेल मिलाप करने हेतु समारोह के आयोजन हेतु प्रोत्साहित किया, तो यह बात गलत है, क्योंकि अमीरों के आपस के मेल मिलाप को पूर्णतः बंद कर दिया था और उनके आनंद समारोह पर भी रोक लगा दी थी, ना कि उन्हें प्रोत्साहित किया था। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अलाउद्दीन ने अमीर वर्ग के दमन के उपाय किए। प्रथम उसने संपत्ति को जब्त करने को प्राथमिकता दी, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि की तथा अन्य वित्तीय सुधारों से उनके धन को कम कर दिया। खालिसा भूमि वह भूमि है जिस पर राज्य का सीधा नियंत्रण होता था। बर्नी लिखता है कि दिल्ली में मालिकों, अमीरों और राजकीय कर्मचारियों, हिंदू मुल्तानी व्यापारियों और हिंदू साहूकारों के अतिरिक्त अन्य घरों में सोना नाम मात्र के लिए रह गया। दूसरे, अलाउद्दीन ने गुप्तचर प्रणाली का संगठन किया। गुप्तचरों के भय से अमीर अपने घरों में कांपते रहते थे और दरबार में दरबार में संकेतों से या फुसफुसाकर बात करते थे। तीसरे, अलाउद्दीन ने दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया। उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया और अमीरों को मद्यपान करने के लिए कठोर दंड दिए। जुआ खेलने तथा भांग के सेवन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अमीरों की मद्यपान सभाओं का अंत करके अलाउद्दीन ने उनके मेल जोल को बंद कर दिया। चौथे, उसने अमीरों के परस्पर मेल मिलाप, उनके आनंद समारोह पर रोक लगा दी। उन पर 3 शर्तें लगा दी। सुल्तान अमीर के धन का उत्तराधिकारी होगा। कोई भी विवाह सुल्तान की आज्ञा के बिना संपन्न नहीं हो सकता और अमीरों के बाद उनके पुत्र सुल्तान के दास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है? असत्य कथन कौन सा है? पहला कि वह शिक्षित था, तो अलाउद्दीन शिक्षित नहीं था, बल्कि अलाउद्दीन अशिक्षित था, परंतु उसमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी थी। वह अशिक्षित था, शिक्षित नहीं था, अशिक्षित था, लेकिन उसमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी नहीं थी। पहला ऑप्शन है जो गलत है।
उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, खलीफा की सत्ता को मान्यता दी थी, यह सही है। उसने यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन की उपाधि थी यासीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन। 6 नंबर ऑप्शन भी सही है। उसने धर्म को कभी भी राजनीति के ऊपर स्थान नहीं दिया था। उसने धर्म को राजनीति से अलग रखा था, यह बात भी सही है। तो असत्य कथन ए नंबर ऑप्शन। यद्यपि अलाउद्दीन शिक्षित नहीं था, तथापि उसमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी नहीं थी और वह अपने राज्य की आवश्यकताओं को भली भांति समझता था। अलाउद्दीन ने यह अनुभव किया कि राजनीतिक आवश्यकताएं धार्मिक सहिष्णुता की मांग करती है और एक अस्थिर बुद्धि व धर्मांध शासक की अपेक्षा एक शक्तिशाली शासक को आवश्यकता को महसूस करती है। जब अलाउद्दीन गद्दी पर आसीन हुआ तो उसने यह स्पष्ट रूप से यह विचार प्रकट किया कि राजनीति तथा धर्म बिल्कुल भी भिन्न तथा विपरीत कार्य क्षेत्र है। धर्म और धार्मिक आदेशों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और राजनीति के कानून स्वयं अपने आप में कानून है एवं उन पर धार्मिक कानून का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम क्या है? खिलजी वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएंगे वो आएंगे जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जिनका कार्यकाल 1290 से लेकर 1296 तक रहा था। दूसरे नंबर इसमें आएंगे रुकनुद्दीन इब्राहिम। रुकनुद्दीन इब्राहिम जो जलालुद्दीन खिलजी की जब अलाउद्दीन ने हत्या की थी, अलाउद्दीन जब काड़ा और मणिपुर में था, उस समय दिल्ली के अंदर जलालुद्दीन की विधवा रानी मलिक जहां ने अपने पुत्र जो इसका नाम कदर खां था, अपना तीसरा पुत्र था कदर खां, उसको सुल्तान घोषित किया और उसे रुकनुद्दीन इब्राहिम की उपाधि दी थी। तो यह कुछ समय के लिए इसके शासक बना था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने आकर इसका भी हटा दिया था। तो 1296 में रुकनुद्दीन इब्राहिम शासक घोषित हुआ था। दूसरे नंबर रुकनुद्दीन इब्राहिम आएगा। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर जो अलाउद्दीन के बाद शासक बना था, अलाउद्दीन के बाद कुछ समय के लिए शासक बना था। अलाउद्दीन ने इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन ये कुछ ही महीनों तक शासक रहा था और इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है मुबारक शाह। तो मुबारक शाह जो इसमें चौथे नंबर पर आएंगे। जलालुद्दीन, फिर रुकनुद्दीन इब्राहिम, शहाबुद्दीन उमर और मुबारक शाह। 4, 2, 1 और 3 बे नंबर ऑप्शन। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 और रुकनुद्दीन इब्राहिम 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, शहाबुद्दीन उमर 1316, मुबारक शाह 1316 से 1320, नसरुद्दीन खुसरो जो 1320। यह खिलजी शासक नहीं था, यह खिलजी वंश का शासक नहीं था, अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी के वंश का शासक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एकमात्र मामले में जलालुद्दीन खिलजी ने कठोरता व निर्दयता की नीति अपनाई थी? कौन से सिर्फ एकमात्र ऐसा मामला था जिसमें जलालुद्दीन खिलजी ने कठोरता व निर्दयता की नीति अपनाई थी? तो यह अपनाई थी सिद्दी मौला का षड्यंत्र। सिद्दी मौला ने जब षड्यंत्र किया तो उसे हाथी के पैरों के तले कुचला दिया था। तो सिर्फ एकमात्र ही जलालुद्दीन का ऐसा निर्णय था जो कठोर और निर्दयता भरा हुआ था। शेख फरीदुद्दीन गज शंकर का शिष्य है। सिद्दी मौला एक दरवेश फकीर था जो बलबन के राज्यकाल में दिल्ली में बस गया था। सुल्तान का बड़ा पुत्र महमूद खान खाना भी उसका शिष्य था और उसे आर्थिक सहायता देता था, परंतु सिद्दी मौला के राजनीति में हस्तक्षेप के कारण शहजादा अरकली खां उसका विरोधी हो गया। अंत में खिलजी खलजी वंश के विरोधी अमीरों एवं कुछ उच्च अधिकारियों ने जलालुद्दीन का वध करके जलालुद्दीन का वध करके सिद्दी मौला को खलीफा बनाने का षड्यंत्र रचा। काजी जलाल कासानी एवं कोतवान बोरंजन निरंजन की इस षड्यंत्र में मुख्य भूमिका थी, किंतु षड्यंत्रकारियों में से एक व्यक्ति ने सुल्तान को इस योजना की सूचना दे दी। सिद्दी मौला और उसके प्रमुख समर्थकों को तुरंत गिरफ्तार करके सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सिद्दी मौला के साथ वाद विवाद में सुल्तान अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसके आदेशानुसार विरोधी संप्रदाय के एक व्यक्ति ने सिद्दी मौला की छुरे से घायल कर दिया।
उसी समय शहजादा अरकली खान ने दरवेश को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। समकालीन इतिहासकार बर्नी ने जो स्वयं सिद्धि मौला का प्रशंसक था, सुल्तान के निर्णय को अनुचित एवं अन्यायपूर्ण ठहराने का प्रयत्न किया। उसने लिखा कि सिद्धि मौला की हत्या के तुरंत बाद दिल्ली में भयंकर तूफान आया, भीषण अकाल पड़ा, जिससे अनाज के भाव बहुत बढ़ गए। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर के.एस. लाल ने सिद्धि मौला को दिए गए दंड को उचित ठहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी से लूटे गए खजाने को बेत उल माल अथवा सरकारी खजाने का भाग बताया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो देवगिरी से खजाना लूटा था, उस खजाने को बेत उल माल अथवा सरकारी खजाने का भाग किसने बताया था? तो यह बताया था काजी मुगीस ने। बे नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी के समय में काजी मुगीस ने घोषणा की कि देवगिरी से सुल्तान द्वारा लूटा गया खजाना बेत उल माल अथवा सरकारी खजाने का भाग है एवं सुल्तान को उस खजाने से उतना ही लेने का हक है जितना एक आम सैनिक को मिलता है। अलाउद्दीन ने काजी की इस सलाह को ठुकरा दिया और यह घोषणा की, यद्यपि मैंने ग्रंथ कुरान का अध्ययन नहीं किया है और न ही मैं धर्मशास्त्रों का ज्ञाता हूँ, फिर भी मैं एक मुस्लिम समुदाय का सदस्य हूँ। विद्रोह को रोकने के लिए दिन में हजारों लोग मरते हैं। मैं ऐसे आदेश जारी करता हूँ जिन्हें मैं राज्य के हित और जनता के लाभ के लिए उपयुक्त मानता हूँ। लोग लापरवाह है, मन में असम्मान रखते हैं और मेरे आदेशों को नहीं मानते, तब मैं उनके साथ सख्ती से पेश आने एवं उन्हें आज्ञाकारी बनाने के लिए विवश हो जाता हूँ। मैं नहीं जानता कि यह शरीयत के अनुकूल है या प्रतिकूल। मैं राज्य के हित में अथवा आपातकाल हेतु जो उपयुक्त समझता हूँ वही आदेश जारी करता हूँ। उपयुक्त जानकारी बर्नी ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1303 में वारंगल के काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसकी सेना को परास्त किया था? 1303 में वारंगल में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसकी सेना को परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ कौन से शासक ने की थी? तो यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली पहली बार लागू की? मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली, यह सबसे पहले किसने लागू की थी? तो यह लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक के काल में पहली बार देवगिरी पर आक्रमण किया गया? देवगिरी पर आक्रमण जो सबसे पहले किस शासक के काल में किया गया था? तो यह किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के काल में। यह आक्रमण अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था, लेकिन यह किया जलालुद्दीन खिलजी के समय था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। जलालुद्दीन खिलजी के समय पहली बार दक्षिणी भारत पर हमला किया गया, लेकिन जलालुद्दीन स्वयं हमला करने नहीं गया। अतः शासक के रूप में विंध्याचल की पहाड़ियों को पार कर दक्षिण की ओर अभियान करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन के समय अलाउद्दीन खिलजी एवं नुसरत खां जलेसरी ने देवगिरी के रामचंद्र देव एवं उसके पुत्र शंकरदेव या सिंहदेव को पराजित किया। रामचंद्र देव को देवगिरी पुनः इस शर्त पर दिया गया कि वह एलिचपुर प्रांत की आय प्रतिवर्ष दिल्ली को भेजता रहेगा। अलाउद्दीन ने देवगिरी से कड़ा लौटते हुए मार्ग में चौहान राजपूतों के अधिकार में स्थित असीरगढ़ पर आक्रमण कर वहां के सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देवगिरी पर जीत से प्राप्त धन के संबंध में बर्नी ने कहा कि यह संपत्ति इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन एवं उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा अपव्यय किए जाने के पश्चात भी वह फिरोज तुगलक के समय तक काम आई। सुल्तान जलालुद्दीन को ग्वालियर में अलाउद्दीन की देवगिरी विजय की सूचना मिली। अलाउद्दीन अपने भाई अलमास बेग के हाथों सुल्तान के पास एक पत्र भेजकर भेंट का निवेदन करता है। अहमद चप ने सुल्तान को भेंट न करने और धन को लूटने की सलाह दी, क्योंकि उसका मानना था कि धन और कलह, कलह और धन। परंतु जलालुद्दीन ने उसकी सलाह को अनसुना कर दिया।
बर्नी ने के अनुसार सीधे साधे सुल्तान ने कुरान पर अपना मस्तक झुकाया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे अपने मस्तिष्क में बिना किसी भय और संदेह को स्थान दिए कोई पिता अपने पुत्र के यहाँ जाता है। सुल्तान 20 जुलाई 1296 को कड़ा मणिपुर में गंगा नदी को बिना हथियारबंद सैनिकों के पार करके अलाउद्दीन से मिलने जाता है। परंतु इसी समय अलाउद्दीन के इशारे पर सलीम और इख्तियारुद्दीन हुद ने सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी। फखरुद्दीन को छोड़कर सुल्तान के सभी साथी मारे गए। बर्नी के अनुसार शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि कड़ा में अलाउद्दीन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। बर्नी लिखता है कि अलाउद्दीन अपने इस पोषक की हत्या के प्रतिफल से नहीं बचा। भाग्य ने आगे चलकर भाग्य ने आगे चलकर उसकी राह में एक विश्वासघाती मलिक काफूर को बैठा दिया, जिसके द्वारा उसके परिवार का संहार हुआ। बर्नी जलालुद्दीन की हत्या की निंदा करते हुए कहता है कि जो लोग इस कार्य में भागीदार थे उन्हें प्रकृति द्वारा देर सवेर उपयुक्त दंड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक काफूर के दक्षिणी अभियान का अति अविश्वसनीय वृत्तांत दिया है। मलिक काफूर ने दक्षिणी अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। किसने दिया था? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन के अति विश्वसनीय थे? चार खान कौन से थे जो अलाउद्दीन के अति विश्वसनीय खान थे? तो वह थे अल्प खां, उलुग खां, जफर खां और नुसरत खां। अल्प खां, उलुग खां, जफर खां और नुसरत खां। ए नंबर ऑप्शन। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने अल्मास बेग को उलुग खां, नुसरत जलेसरी को नुसरत खां, मलिक यूसुफ को हिजबरुद्दीन को जफर खां एवं संजय को अल्प खां की उपाधि दी। यही अलाउद्दीन खिलजी के चार खान कहलाए। उलुग खां व जफर खां अलाउद्दीन के प्रमुख सेनानायक थे जिन्होंने मंगोलों के आक्रमण का सामना किया। जफर खां तीसरे मंगोल आक्रमण के समय मारा गया। बर्नी ने इसे युग का रुस्तम कहा। अलाउद्दीन के काल में गुजरात लूट में हिस्से की मांग को लेकर 1299 में नव मुसलमानों मंगोलों ने पहला विद्रोह किया। दूसरे विद्रोह अख्त खान ने किया, जो कि अलाउद्दीन का भतीजा एवं वकील दर था, जिसने 1301 ईस्वी में रणथंबोर आक्रमण के समय धोखे से अलाउद्दीन पर हमला किया और अलाउद्दीन को मृत समझकर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। वह हरम पर अधिकार करने दिल्ली आया, जहां हरम पर भारी मलिक दिनार ने उसे मार दिया। तीसरा विद्रोह बदायूं के इक्तेदार व भांजे उमर तथा अवध के इक्तेदार मंगू खान ने किया। इसका भी दमन कर दिया गया। चौथा विद्रोह हाजी मौला ने किया, जो इल्तुतमिश के एक वंशज अलवी शाहजहां को सुल्तान बनाना चाहता था। दोनों को मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा हिंदू शासक था जिसे राय रायन की उपाधि दी थी? तो यह दी थी देवगिरी के रामचंद्र देव को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू राजस्व व्यवस्था में सुधार व बकाया लगान वसूली के लिए दीवान एवं मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की? भू राजस्व व्यवस्था में सुधार एवं बकाया लगान वसूली के लिए दीवान एवं मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो यह विभाग की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान मुस्तखराज व दीवान रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सुल्तान व मंगोलों के मध्य सीमा क्या थी? 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सुल्तान व मंगोलों के मध्य की सीमा क्या थी? सिंधु नदी। अलाउद्दीन ने न केवल दिल्ली और दोआब की मंगोल खतरे से रक्षा की, बल्कि ऐसी स्थितियां भी पैदा कर दी कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा व्यास नदी और लाहौर से बढ़कर सिंधु नदी तक जा पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने भू राजस्व को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? भू राजस्व को उत्पादन के 50% तक किसने किया था? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। द नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कथन दे रखे हैं, कथन और कारण। पहला कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिणी भारत के जो अभियान किए थे, वह अभियान है जो उसके धन प्राप्ति के अभियान थे। वह धन प्राप्त करने के लिए अभियान किए थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। वह दक्षिणी राज्यों पर कब्जा करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी राज्यों पर कब्जा नहीं करना चाहता था, वहां से सिर्फ धन प्राप्त करना चाहता था, इसलिए आक्रमण किए थे। तो आर गलत होगा और ए है जो सही है, वह ए सही है किंतु आर जो गलत है, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसके काल में शाही महलों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो यह होती थी नसरुद्दीन खुसरो शाह के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नी ने किस सुल्तान के विषय में कहा कि जब वह सुल्तान बन गया तो उसे पूरा यकीन हो गया कि सरकार और प्रशासन सुल्तानों से संबंध है, जबकि शरीयत के नियम और आदेश की काजियों और मुफ्तियों को सौंपे गए। किस सुल्तान के विषय में बर्नी ने कहा था कि जब वह सुल्तान बन गया तो उसे पूरा यकीन हो गया कि सरकार और प्रशासन सुल्तानों से संबंध है, जबकि शरीयत के नियम और आदेश है जो काजियों और मुफ्तियों को सौंपे गए। तो यह बात कही थी बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के चेहरे पर मंडार सरदार ने तलवार से वार कर गहरा घाव कर दिया और जिसे सुल्तान ने दरबार में बुलाकर सम्मान किया था? जलालुद्दीन खिलजी, ए नंबर ऑप्शन। सुल्तान बनने से पूर्व जलालुद्दीन कैथल का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था, जहां मंडार सरदारों ने तुर्कों का डटकर विरोध किया। एक लड़ाई में एक मंडार सरदार ने तलवार से जलालुद्दीन के चेहरे पर ऐसा घाव दिया जिसे वह जीवन भर न भुला सका। सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन ने उसे दरबार में बुलाया और इनाम दिया। दरबारी बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन जलालुद्दीन ने उन्हें बताया कि मैंने अनेक लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इस मंडार जैसा वीर नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलों के तर्ज पर दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? मंगोलों के तर्ज पर दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राज कार्य में उलेमाओं के हस्तक्षेप का विरोध किया? निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने सर्वप्रथम है जो राज कार्य में उलेमाओं के हस्तक्षेप का विरोध किया था? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन ने उलेमाओं द्वारा राज कार्य में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि उसे सरा या सरिया की फिक्र नहीं है। उसने अमीरों अहले शमशीर और उलेमाओं अहल ए कलाम की शक्ति सीमित कर दी। उलेमाओं को दस्तार बंदार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नगद वेतन के बदले इक्ता आवंटन बंद कर दिया था? किस सुल्तान ने जो नगद वेतन के बदले इक्ता जो आवंटन की जाती थी वह बंद करके नगद वेतन को शुरू किया था? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाएं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है चित्तौड़ पर अधिकार। चित्तौड़ पर जो अधिकार किया गया था यह 1303 के अंदर किया गया था। वारंगल अभियान, वारंगल जो अभियान किया था, वारंगल अभियान 1309-10 ईस्वी में किया था। मलिक काफूर का देवगिरी अभियान, मलिक काफूर ने देवगिरी का जो अभियान किया था, यह मलिक काफूर द्वारा देवगिरी का अभियान है जो 307 ईस्वी में किया गया था। और रणथंबोर पर अधिकार, रणथंबोर पर जो अधिकार किया था यह किया था 1301 ईस्वी में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा यह आएगा रणथंबोर का अधिकार 1301 ईस्वी। दूसरे नंबर पर चित्तौड़ पर अधिकार 1303 ईस्वी। तीसरे नंबर पर मलिक काफूर काफूर का देवगिरी अभियान जो 1307 ईस्वी। और चौथे नंबर पर वारंगल अभियान, वारंगल अभियान जो 1309-10। तो 4, 1, 3 और 2 द नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी के काल के महत्वपूर्ण अभियान एवं विजय। 1299 में गुजरात विजय, ओलुग खां नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात का शासक था कर्ण द्वितीय।
1301 में रणथंभौर विजय, अलाउद्दीन वर्सेज हमीर देव चौहान। 1303 में चित्तौड़ विजय, अलाउद्दीन वर्सेज रतन सिंह। 1305 में मालवा विजय, आइनुल मुल्क वर्सेज महलक देव या मंगल देव। इससे पूर्व 1292 में जलालुद्दीन के काल में भी अलाउद्दीन ने मालवा स्थित बेलसा पर धावा बोलकर लूट लिया था। 1308 में सिवाना विजय, कमालुद्दीन गर्ग वर्सेज सातल देव। 1307-8 में देवगिरी, अलाउद्दीन वर्सेज रामचंद्र देव। 1309-10 में वारंगल, जो तेलंगाना का हिस्सा था, वारंगल अभियान, मलिक काफूर के नेतृत्व में वहां का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। 1310-11 में द्वार समुद्र या होयसेल अभियान, मलिक काफूर के नेतृत्व में होयसेल का शासक वीर वलाल तृतीय था। 1311 में जालोर अभियान गुल बहिस्त के नेतृत्व में, और जालोर के शासक थे कान्हड़देव चौहान। 1311 में माबर मदुरैया पांड्य अभियान, मलिक काफूर के नेतृत्व में, और पांड्य का शासक था वीर पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? कौन से सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने जो भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो यह इनकार किया था अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन ने औलिया से मिलने की अनुमति मांगी तो औलिया ने कहा कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने औलिया के लिए कहा कि उसके दरबार में खुद आना होगा, अन्यथा जबरन लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष सैनिक को नियुक्त किया था? किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कौन कौन से कथन है जो इसमें से सत्य कथन है? पहला कि अलाउद्दीन का प्रथम अभियान गुजरात के वाघेला शासक कर्ण के विरुद्ध था। अलाउद्दीन का जो पहला अभियान था यह गुजरात के वाघेला शासक कर्ण के विरुद्ध था, तो यह बात बिल्कुल सत्य है, जो 1299 ईस्वी में किया गया था। दूसरा कि पांड्य राज्य ने कभी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। पांड्य राज्य का जो शासक था वीर पांड्य, जब पांड्य राज्य पर अधिकार किया गया, अभियान किया गया, तो वीर पांड्य जो वहां से भाग निकला था वो इनकी पकड़ में नहीं आया था, इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 2 नंबर ऑप्शन भी सही है। तीसरा कि अलाउद्दीन के चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का विवरण पद्मावत में मिलता है। पद्मावत ग्रंथ जो अलाउद्दीन के द्वारा जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था 1303 ईस्वी में, इसे लगभग 225 साल बाद में 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। इस पद्मावत ग्रंथ में भी अलाउद्दीन के चित्तौड़ किले पर आक्रमण का वर्णन मिलता है, लेकिन यह एकमात्र ग्रंथ है। इसके अंदर जो आक्रमण का जो उद्देश्य बताया था यह पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया था। 3 नंबर ऑप्शन भी सही है। चौथा कि अख्त खां का विद्रोह अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान के समय हुआ था। अख्त खां का विद्रोह जो अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अभियान किया उस समय किया था, तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में भूमि माप के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग हुआ? किसके शासनकाल में भूमि माप के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने लिखा है कि खिलजी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उसने दिल्ली के सिंहासन के प्रति विकसित हो रही स्वामी भक्ति की भावना को, जिसके कुछ अच्छे परिणाम संभावित थे, गहरा आघात पहुंचाया। किस इतिहासकार ने लिखा कि खिलजी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उसने दिल्ली के सिंहासन के प्रति विकसित हो रही स्वामी भक्ति की भावना को, जिसके कुछ अच्छे परिणाम संभावित थे, गहरा आघात पहुंचाया? तो यह बात कही है डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान मूलतः गुजरात का निवासी था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो मूलतः गुजरात का निवासी था? तो यह गुजरात का जो निवासी था यह था नसीरुद्दीन
खुसरो शाह। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को अली गुरसप के नाम से भी जाना जाता है? कौन से सुल्तान को अली गुरसप के नाम से भी जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। छह नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम अली गुरसप था। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। वह सिरसा में 1266 ईस्वी में पैदा हुआ। पिता के असमय मर जाने के कारण उसका पालन पोषण उसके चाचा ने किया। यद्यपि उसे उचित शिक्षा नहीं मिली, परंतु बड़ा होकर वह योग्य योद्धा, अत्यधिक महत्वाकांक्षी, आक्रामक और स्वार्थी बन गया था। खिलजी क्रांति में उसने सक्रिय योगदान दिया। जलालुद्दीन के सुल्तान बनने पर वह अमीर-ए-तुजुक समारोह का स्वामी बना। उसका भाई अल्मास बेग अमीर-ए-आखुर घोड़ों का स्वामी बना। मलिक छज्जू के विद्रोह में अलाउद्दीन ने अपनी संगठनात्मक शक्ति का परिचय दिया और उसे हराया, जिससे 1291 ईस्वी में कारा का गवर्नर बन बैठा। भीलसा 1292 पर भीलसा पर 1292 में जीत के बाद उसे आरिज-ए-ममालिक युद्ध का वजीर तथा अवध का इक्ता भी मिला। उसकी दो पत्नियां थी, एक जलालुद्दीन की लड़की और दूसरी मलिक संजार की बहन मेहरू। मेहरू अलाउद्दीन की प्रिय पत्नी थी, जबकि सुल्तान की लड़की घमंडी थी, अतः वह उसे नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों के साथ संबंध नहीं था? अमीर खुसरो का जो कौन से वंश के शासकों के साथ संबंध नहीं था? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। अमीर खुसरो इन तीनों वंश के शासकों के समय था, सैयद वंश के समय नहीं था। तो गुलाम, खिलजी और तुगलक के समय अमीर खुसरो, इन तीनों के समय इनका जो था सैयद वंश से संबंध अमीर खुसरो का नहीं था। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने माना कि राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? किस शासक ने माना था कि राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? तो यह माना था जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू राजस्व निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप के लिए सिद्धांत को अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। भू राजस्व निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप के लिए सिद्धांत को अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? एक है अलाउद्दीन खिलजी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के कौन से सुल्तान ने ठगों का दमन किया? निम्नलिखित में से दिल्ली के कौन से सुल्तान ने ठगों का दमन किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो कथन दे रखे हैं, इन दोनों कथनों में से बताना कि कौन सा सही है। पहला कि अलाउद्दीन ने दक्कन एवं दक्षिणी राज्यों को सल्तनत में शामिल न करने की नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन ने दक्कन और दक्षिण के राज्य थे उनको सल्तनत में शामिल न करने की नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन का उद्देश्य दक्षिणी राज्यों को सिर्फ लूट कर धन प्राप्त करना था, न कि उन्हें सल्तनत में मिलाना। तो पहला सही है। दूसरा कि उसके लिए इन सुदूरवर्ती राज्यों पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तो दोनों ही सही है और यह व्याख्या भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण का कौन सा शासक मलिक काफूर से पराजित होने वाले शासकों में शामिल नहीं था? दक्षिण का कौन सा शासक है जो मलिक काफूर द्वारा पराजित होने वाले शासकों में शामिल नहीं था? तो मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित किया। प्रताप रुद्र देव काकतीय वंश का शासक वीर वलाल तृतीय को भी पराजित किया था। राजराज जो है इसका अभियान मलिक काफूर के समय नहीं हुआ था। तो बे नंबर का संबंध मलिक काफूर से नहीं है। रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव द्वितीय और वीर वलाल तृतीय, इन तीनों को जो मलिक काफूर ने पराजित किया था। देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव, वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय, द्वार समुद्र के होयसल शासक वीर वलाल तृतीय को मलिक काफूर ने परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अब मंगोलों के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था?
कौन सा सुल्तान है जिसको उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? तो इसमें आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि मंगोलों के जो आक्रमण शुरू हुए थे वो इल्तुतमिश के समय हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था। बलबन का तो पूरा शासनकाल ही मंगोलों से जूझने में ही निकल गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय, बलबन का पूरा शासनकाल ही मंगोलों के आक्रमण से जूझने में निकला था। और इल्तुतमिश के समय में सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण शुरू हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के शासन में किस वर्ग का सर्वाधिक प्रभाव था? अलाउद्दीन के शासन में किस वर्ग का जो सर्वाधिक प्रभाव था, तो वह था सैनिकों का। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी का केंद्र था। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी का केंद्र क्या था? सीरी। दे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में लोग अपनी पुत्री का विवाह राजस्व लिपिकों से नहीं करते थे? किसके शासनकाल में लोग अपनी पुत्री का विवाह जो राजस्व लिपिकों से नहीं करते थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बर्नी लिखता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने हजारों लिपिकों और राजस्व एकत्र करने वाले कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी ठहराया और उन्हें भिखारियों की दशा में ला दिया। यदि किसी भी पटवारी की यदि किसी भी पटवारी की बही से एक जीतल भी उसमें जिम्मे निकलता उसके जिम्मे निकलता तो उसे कठोर दंड दिया जाता। आमिलों, मुतशरीफों तथा अन्य पदाधिकारियों को इतना दरिद्र और विवश कर दिया गया कि वे 500 या 1000 टंकों के लिए कई वर्षों तक कारागार में रखे जाते थे। मुबारक शाह जब शासक बना तब उसने लगभग 17-18 हजार ऐसे बंदी मुक्त किए थे। राजस्व विभाग की नौकरी तसरूप, प्लेग, ज्वर से भी निकृष्ट समझी जाने लगी। नवीन संधों को लोग अपनी पुत्री विवाह में नहीं देते थे। मुशर्रफ का पद वही स्वीकार करता था जिसे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं रह गया। किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा अब किसी से रिश्वत के रूप में या बलात् 1 टका भी लेना संभव नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है कि उसे मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी भी रोजा नहीं रखा था। अलाउद्दीन खिलजी को नमाज के बारे में जानकारी थी, लेकिन उसने कभी भी रोजा नहीं रखा था, ये सत्य है। उसने नशीले पेय पदार्थों को निषिद्ध कर दिया था, यह भी सत्य है। उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने के लिए प्रेरित किया था, तो ये बात है जो गलत है। उसने सरदारों के विवाहों पर पाबंदियां लगा दी थी। अगर कोई सरदार को विवाह करना चाहता था, उसे पहले सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी और मनचाही संख्या में नहीं, सिर्फ एक ही विवाह किया जाता था। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। द नंबर है कि वह शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए उलेमाओं से सहमत नहीं था, यह बात भी सही है। तो सही नहीं है, असत्य कथन 6 नंबर होगा। ए, बे और द जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिज्र खां और मलिका जहां दावतें उड़ाने और रंगरेलियां बनाने में लगे रहते थे और सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है और उसका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग कर लिया। तारीख फरिश्ता में दिया गया यह कथन किस सुल्तान के बारे में है? तो यह कथन है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? सबसे एक पहला कथन है कि वह सार्वजनिक बाजार तथा अमीरों के घरों में संपन्न होने वाली प्राय प्रत्येक घटना पर नजर रखता था। अलाउद्दीन खिलजी सार्वजनिक बाजार तथा अमीरों के घरों में संपन्न होने वाली प्राय प्रत्येक घटना पर नजर रखता था, तो यह सही है। दूसरा, बर्नी के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी की कि शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे तथा उनके बीच तब तक अंतर विवाह संपन्न नहीं होंगे जब तक सुल्तान से इसके लिए विधिवत अनुमति प्राप्त नहीं हुई हो।
ये बात भी सत्य है। उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया था। सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख किया गया है। तो समकालीन एक भी स्रोत में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख नहीं मिलता है। समकालीन जो पद्मिनी का आख्यान का उल्लेख मिलता है वो सिर्फ एकमात्र उल्लेख में एकमात्र ग्रंथ में मिलता है, वो है पद्मावत ग्रंथ। और पद्मावत ग्रंथ की रचना जो की गई थी यह इस अभियान से जो चित्तौड़ पर अभियान किया था 1303 में, इसे लगभग 225 साल बाद 1540 के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। सिर्फ इस एकमात्र ही ग्रंथ ऐसा है जिसके अंदर पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख समकालीन लेखकों में नहीं किया, यह मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित जो घटनाएं उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान प्रथम मंगोल आक्रमण। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था यह हुआ था 1297-98 के अंदर। 1297-98 में ट्रांस ओक्सियन के शासक थे दवा खां। दवा खां के सेनापति थे कादिर खां। इन कादिर खां ने जो अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला मंगोल आक्रमण किया था। दूसरे नंबर पर है मार्को पोलो का मालाबार तट पर आगमन। मार्को पोलो का जो मालाबार तट पर आगमन हुआ था यह लगभग 1295-96 के अंदर हुआ था, यानी कि 13वीं शताब्दी के अंत में। तीसरा ऑप्शन है इब्न बतूता का भारत आगमन। इब्न बतूता का जो भारत आगमन हुआ था यह इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी के अंदर। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो लागू की थी यह 14वीं शताब्दी के शुरुआत में 1301-2 ईस्वी के आसपास यह लागू की थी। और मोहम्मद तुगलक का सांकेतिक मुद्रा प्रयोग। मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो किया था यह किया था 1328 ईस्वी में। 1328 ईस्वी के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा वह आएगा मार्को पोलो का मालाबार तट पर आगमन जो 1295-96 के आसपास हुआ था। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रथम मंगोल आक्रमण जो 1297-98 के अंदर हुआ था। तीसरे नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण जो 14वीं शताब्दी के शुरुआत में लगभग 1301-2 ईस्वी के आसपास का है। चौथे नंबर पर इसमें आएगा मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा प्रयोग जो 1328 ईस्वी का है। और सबसे अंत में इसमें आएगा इब्न बतूता का भारत आगमन 1333 ईस्वी। तो 2, 1, 4, 5 और 3 द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मार्को पोलो का मालाबार तट पर आगमन 13वीं सदी के अंत में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान प्रथम मंगोल आक्रमण 1297-98 में। अलाउद्दीन का मूल्य नियंत्रण प्रयोग 14वीं शताब्दी की शुरुआत में। मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा प्रयोग 1328 से 1330 के मध्य। इब्न बतूता का भारत आगमन 1333-34 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भूमि से संबंधित था। भूमि से संबंधित इसमें से कौन सा कर था। तो भूमि से संबंधित जो टैक्स था यह था खराज। ए नंबर ऑप्शन। खराज कृषि भूमि पर लगने वाला कर। जजिया इस्लाम शासन के अंतर्गत रहने वाले गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। जकात मुसलमानों को अपनी संपत्ति का 40वां भाग 2.5% दान देना होता था। खुम्स खुम्स कर जो है खजाने से या युद्ध लूट से मिलने वाला धन का 5वां भाग था 20% भाग राज्य द्वारा लिया जाता था। शेष 80% भाग युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों में बांट दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों के परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तो यह बात कौन से इतिहासकार ने कही थी। तो यह कही थी A.L. श्रीवास्तव ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य कथन है। पहला कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को काकतीय राज्यों को अपने राज्य में विलय का आदेश दिया था। तो अपने राज्य में अलाउद्दीन ने दक्षिणी के एक भी राज्य को अपने राज्य में विलय का आदेश नहीं दिया था। पहला ऑप्शन गलत है।
दूसरा, काकतीय शासक प्रताप रुद्र को अलाउद्दीन खिलजी का करदाता राज्य बनाया जाना था, यह भी सही है। तीसरा, प्रताप रुद्र दिल्ली के सुल्तानों को नियमित रूप से वार्षिक कर भेजता था। प्रताप रुद्र जो दिल्ली के सुल्तानों को नियमित रूप से वार्षिक कर नहीं भेजता था, बल्कि इसने अभियान के समय जो संधि की थी उस समय अपार धन दिया था, उसके बाद नियमित कर नहीं दिया था। 6 नंबर ऑप्शन भी गलत है। और चौथा है कि प्रताप रुद्र को खुसरो शाह अपने अनुरक्षण में दिल्ली लाया था, यह बात भी गलत है। तो ए से द गलत है, सही कथन बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में उल्लेख करता है? अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद जो उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में उल्लेख करता है? तो यह उल्लेख करता है शेख मुबारक। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी शिहाबुद्दीन उमर की हत्या किसने करवाई? अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी शिहाबुद्दीन उमर की हत्या किसने करवाई थी? तो यह हत्या करवाई थी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। द नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन व झट्यपाली का पुत्र शिहाबुद्दीन उमर अपने पिता की मृत्यु के बाद सुल्तान बना। अलाउद्दीन ने उसे उत्तराधिकारी घोषित किया। वह मात्र 6 वर्ष का था, अतः मलिक काफूर उसकी मां से विवाह कर उसका संरक्षक बन गया। काफूर ने अलाउद्दीन के दो बड़े बेटों खिजर खां व सादिक खां को ग्वालियर के किले में अंधा करवा दिया। हजार सुतुन महल में कैद तीसरे बेटे मुबारक खिलजी को मारने की योजना बनाई, परंतु मुबारक खिलजी ने महल के पहरेदारों से काफूर को ही मरवा दिया। मात्र 35 दिन संरक्षक रहा। तत्पश्चात मुबारक खिलजी लगभग 64 दिन शिहाबुद्दीन उम्र का संरक्षक रहा, फिर उसे अंधा करके स्वयं शासक बन गया। मुबारक खिलजी ने शासक 16 से 1620 तक शासक बनने के बाद 3 अंधे भाइयों खिजर खां, सादिक खां व शिहाबुद्दीन उम्र को मरवा कर ग्वालियर दुर्ग में दफन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सिंहासनारोहण के समय 17-18 हजार बंदियों को रिहा किया था? कौन से शासक ने अपने सिंहासनारोहण के समय 17-18 हजार बंदियों को रिहा किया था? तो यह किया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। बरनी के अनुसार सिंहासनारोहण के दिन उसने अलाउद्दीन द्वारा कारागार में डाले गए 17-18 हजार बंदियों को मुक्त किया था। सैनिकों को 6 माह का वेतन पुरस्कार स्वरूप दिया। उनके वेतन में वृद्धि की। अधिकारियों तथा विद्वान उलेमाओं के भत्तों में वृद्धि कर दी। लोगों की जेबों में टंके और जीतल पुनः एक बार खनखनाने लगे। बरनी के अनुसार अपने सिंहासनारोहण के समय मुबारक शाह ने एक चरित्रवान राजकुमार होने का परिचय दिया। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन के सभी भूमि एवं बाजार संबंधी विनियमों का अंत कर दिया। उसने उसके शासनकाल में खुतों एवं मुकदमों के सारे विशेषाधिकार लौटा दिए गए। अपने 4 वर्ष एवं 4 माह के शासन के दौरान अपने उसने याचकों के प्रार्थना पत्र पुनः स्वीकार करना शुरू किया, जिसे अलाउद्दीन ने बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने देवगिरी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था? कौन से खिलजी शासक थे जिन्होंने देवगिरी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था? तो यह किया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में विलय करने की नीति अपनाई और 1318 ईस्वी में देवगिरी पर नियंत्रण कर यकलकी खां को प्रशासक नियुक्त किया। देवगिरी का नाम बदलकर खुतबाबाद या कुतुबाबाद कर दिया। अमीर खुसरो की नुह-ए-सिफेर में मुबारक शाह खिलजी के सैन्य अभियानों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुबारक शाह खिलजी ने निम्नलिखित में से किसे यकलकी खां के विद्रोह का दमन करने तथा वारंगल मुमाबर अभियान हेतु दक्षिण की ओर भेजा था? तो यह भेजा था खुसरो खां को। ए नंबर ऑप्शन। मुबारक खिलजी द्वारा देवगिरी के प्रशासक नियुक्त किए गए
यकलकी खान ने विद्रोह कर शमसुद्दीन की उपाधि धारण की। वे अपने नाम के सिक्के जारी किए। सुल्तान मुबारक शाह ने विद्रोह के दमन हेतु खुसरो खां को भेजा, जिसने यकलकी खां को बंदी बना लिया। सुल्तान ने उसके नाक कान कटवा दिए, उसके सहयोगियों को दंडित किया। वारंगल के प्रताप रुद्र द्वारा खराज नहीं भेजने के कारण खुसरो खां और ख्वाजा हाजी इसे भी अभियान का सर्वेसर्वा नियुक्त किया गया ने वारंगल को घेर लिया। प्रताप रुद्रदेव ने संधि करते हुए बदरकोट का जिला 40 स्वर्ण ईंटें प्रतिवर्ष खराज के रूप में देना स्वीकार किया। तत्पश्चात खुसरो खां माबर पांड्य राज्य की ओर बढ़ा, लेकिन वह यह अभियान अधिक सफल न हो सका। खुसरो खां ने आगे बढ़ते हुए मुसलीपट्टनम में ख्वाजा तकी नामक एक धनी व्यापारी को लूट व कृष्णा नदी के तट पर मोतली पर आक्रमण से 20 हाथी व एक बहुमूल्य हीरा प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान की हत्या खुसरो खां के निर्देश पर जहारिया नामक एक अम्बरादू ने की थी? निम्नलिखित में से किस सुल्तान की जो हत्या खुसरो खां के निर्देश पर जहारिया नामक एक बरादू ने की थी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की। हजार सतून महल में जहारिया नाम एक बरादू ने खुसरो खां के निर्देश में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी। खुसरो खां स्वयं नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बन गया। इसे बरादू क्रांति भी कहा जाता है। वह पहले एक हिंदू था जिसने इस्लाम ग्रहण कर लिया। अतः कहा जा सकता है कि सल्तनत काल में दिल्ली का सुल्तान बनने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान नसरुद्दीन खुसरो शाह उर्फ खुसरो खां था। वह लगभग 4.5 माह ही शासक रहा। इससे पहले नसरुद्दीन महमूद के समय में ही एक भारतीय मुसलमान इमादुद्दीन रेहान ने सत्ता प्राप्ति का प्रयास किया था। बरादू हिंदू से मुसलमान बने व्यक्तियों का एक समूह बरादू था। ये 9 मुसलमान थे। बर्नी ने इन्हें अधम कहा। मुबारक शाह खिलजी हसन व हुसामुद्दीन नाम 2 बरादू भाइयों से प्रेम करता था। हसन को उसने खुसरो खां की उपाधि व विजारत का पद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नसरुद्दीन खुसरो शाह की हिंदू मुस्लिम मिश्रित सेना के संबंध में किसने लिखा? नसरुद्दीन खुसरो शाह की हिंदू मुस्लिम मिश्रित सेना के संबंध में किसने लिखा कि वह आधी मुसलमान तथा आधी हिंदू सेना थी, जैसे काले और सफेद बाल मिल गए हो? तो यह बात किसने कही थी? तो यह कही थी अमीर खुसरो ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को उसके विरोधियों ने इस्लाम का शत्रु बताया वह कहा कि उसके काल में इस्लाम खतरे में है? कौन से सुल्तान को उसके विरोधियों ने इस्लाम का शत्रु बताया और कहा कि उसके काल में इस्लाम खतरे में है? नसरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरसती व लोहरावाट के युद्ध में नसरुद्दीन खुसरो शाह की शाही सेना को परास्त किया गया? किसके द्वारा सुरसती व लोहरावाट के युद्ध में नसरुद्दीन खुसरो शाह की शाही सेना को परास्त किया गया था? गाजी तुगलक के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। दीपालपुर के पास दभाली में हुए युद्ध, जिसमें सुरसती व सरस्वती का युद्ध भी कहते हैं, में गाजी तुगलक की सेना ने शाही सेना को परास्त कर दिया। खोकर खोकर सरदार गुलचंद्र सहजराय व निजू की टुकड़ियां तथा गिज तुर्क मंगोल रूमी ताजिक खुरासानी मेवाती दोआब के हिंदू राजपूत सैनिक भी गाजी तुगलक की सेना में थे। उसके उपरांत दिल्ली व हौज खास के मध्य लोहरावाट के मैदान में गाजी तुगलक ने शाही सेना को परास्त किया। सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो शाह भाग निकला, लेकिन शीघ्र ही उसे ढूंढकर उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार बरादू क्रांति का अंत हुआ और गाजी तुगलक अब गयासुद्दीन तुगलक के नाम से नया सुल्तान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल की निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले नंबर पर है मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू ने जो विद्रोह किया था यह 1290 ईस्वी में किया था। मलिक छज्जू जो कड़ा और मणिपुर का सूबेदार था, इसने 1290 ईस्वी में विद्रोह किया था। दूसरे नंबर पर मंगोल आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुआ था, यह सबसे पहला मंगोल आक्रमण हुआ था 1292 में।
1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुआ था, सिद्दी मोला का विद्रोह। सिद्दी मोला का जो विद्रोह हुआ, सिद्दी मोला ने जो विद्रोह किया था, यह भी 1290 ईस्वी में किया था। सिद्दी मोला को हाथियों के नीचे कुचलाकर मार दिया गया था। और रणथंबोर अभियान भी जलालुद्दीन खिलजी के समय 1290 ईस्वी में हुआ था। इसमें यहाँ का जो शासक था रणथंबोर का, वह हमीरदेन चौहान था, जो विजयी हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी इस अभियान में पराजित हुए थे और उन्होंने इसी अभियान के समय कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा मलिक छज्जू का विद्रोह, दूसरे नंबर पर सिद्दी मोला का विद्रोह, तीसरे नंबर पर रणथंबोर अभियान, ये तीनों 1290 की घटनाएं हैं। और चौथे नंबर पर मंगोल आक्रमण जो 1292 की घटना है। 1, 3, 4 और 2, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के संबंध में, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के संबंध में किस इतिहासकार का कथन है कि शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी भी रक्त टपक रहा है, जबकि शाही चंदवा अलाउद्दीन के सिर के ऊपर उठाया गया और वह सुल्तान घोषित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने का जो राज्यारोहण हुआ था, इस संबंध में कौन से इतिहासकार ने बात कही थी कि शहीद सुल्तान यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के कटे हुए मस्तक से अभी भी रक्त टपक रहा था, जबकि शाही चंदवा अलाउद्दीन के सिर के ऊपर उठाया गया और वह सुल्तान घोषित किया गया। तो यह बात कही थी बर्नी ने, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नी किस सुल्तान के बारे में लिखता है। बर्नी किस सुल्तान के बारे में लिखता है कि वह दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आता था और कभी कभी तो नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। तो यह कौन से सुल्तान के बारे में कहा बर्नी ने? तो यह कहा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको हजार दिनारी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको हजार दिनारी भी कहा जाता है? तो हजार दिनारी कहा जाता है मलिक काफूर को, क्योंकि नुसरत खान ने उसे गुजरात में 1000 स्वर्ण दिनार में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर अपनी विश्व विजय और नए धर्म चलाने की योजना को त्याग दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर अपने विश्व विजय और नए धर्म चलाने की योजना को त्याग दिया था? तो यह त्यागा था अल्लाह उल मुल्क के कहने पर। बर्नी के चाचा और दिल्ली के कोतवाल अल्लाह उल मुल्क के कहने पर। पहले यह कड़ा में सुल्तान का प्रतिनिधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा है कि शेख औलिया को दरबार में खुद आना होगा। शेख औलिया को दरबार में खुद आना होगा, वरना उसे जबरन लाया जाएगा। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने औलिया का प्रभाव कम करने के लिए मुल्तान से शेख रुकनुद्दीन को बुलाया तथा अपने दरबारियों को औलिया की खानका में जाने से मना किया तथा आदेश दिया कि औलिया के लिए कोई पत्र आता है तो पहले सुल्तान के पास पढ़ने हेतु लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा कहा गया? किसके द्वारा जो अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा गया, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा, युग का विजेता कहा और जनता का चरवाहा कहा? तो यह कहा था खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो की किस रचना में खिज्र खां और देवल देवी की प्रेम कथा का विवरण है? अमीर खुसरो की कौन सी रचना है जिसके अंदर खिज्र खां जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था और देवल देवी जो गुजरात के कर्ण द्वितीय की पुत्री थी की प्रेम कथा का विवरण है? तो यह आशिका नामक ग्रंथ में। इसे में अलाउद्दीन की गुजरात व मालवा विजय की और मंगोलों द्वारा स्वयं को बंदी बनाए जाने की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मंगोल सेना नायक जिसके नेतृत्व में 1303 ईस्वी में मंगोल सेना ने सीरी के किले पर घेरा डाला था। वह मंगोल सेना नायक जिसके नेतृत्व में 1303 ईस्वी में मंगोल सेना ने सीरी पर घेरा डाला था। तो वह तारगी। अलाउद्दीन के काल में मंगोलों का चौथा आक्रमण तारगी के नेतृत्व में हुआ। यह एकमात्र अवसर था जब मंगोल
जब मंगोल सेनाएं राजधानी तक आ पहुंची, शाही सेनाएं इस समय चित्तौड़ अभियान से लौटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है। पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार का अभियान गुजरात से शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार का जो अभियान है यह गुजरात से शुरू हुआ, यह बात सही है। दूसरा है कि गुजरात अभियान की जिम्मेदारी गुजरात अभियान की जिम्मेदारी उलूग खां और नुसरत खां को दी गई, यह भी सत्य है। तीसरा कि इस अभियान में दुर्ग में संग ए मकबरबी पत्थर फेंकने का जो यंत्र था के हमले में नुसरत खां मारा गया। तो नुसरत खां जो इस यंत्र के हमले में मारा गया था, लेकिन यह इस गुजरात अभियान के समय नहीं बल्कि रणथंभौर अभियान के समय मारा गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा कि इस समय गुजरात का बघेला राजपूत शासक कर्णदेव शासन कर रहा था, तो चौथा ऑप्शन भी सही है। 3 नंबर गलत है। सही ऑप्शन पूछा है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ए नंबर ऑप्शन। नुसरत खां की मृत्यु की यह घटना रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। दिल्ली के कौन से सुल्तान के शासनकाल के समय भारत पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, तो यह हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 बार आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो प्रमुख उद्देश्य था शक्तिशाली सेना रखना। यह तय नहीं किया जा सकता कि सिर्फ शक्तिशाली सेना रखने के लिए उसने आर्थिक सुधार किए, लेकिन निश्चित रूप से यह उसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ से खिज्र खां को बुलाने के बाद वहां का शासक किसे नियुक्त किया था। चित्तौड़ से खिज्र खां को बुलाने के बाद वहां का जो शासक नियुक्त किया था वह नियुक्त किया था मालदेव सोनगरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नी किस घटना से के संबंध में कहता है। बर्नी कौन सी घटना के संबंध में कहता है कि इसके बाद एक जबरदस्त आंधी आई, जोर की वर्षा हुई और अकाल पड़ा। तो यह बात कहता है सिद्दी मोल्ला की हत्या के बाद। बाबा फरीद के शिष्य फकीर सिद्दी मोल्ला को जलालुद्दीन ने हाथी के पैरों तले कुचलाकर मृत्यु दंड दिया। सिद्दी मोल्ला की हत्या को बर्नी ने अन्यायपूर्ण हत्या कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलों में आतंक का पर्याय बन चुका अलाउद्दीन का सेनानायक जफर खान कौन से मंगोल आक्रमण के समय बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया। मंगोलों में आतंक का पर्याय बन चुका अलाउद्दीन सेना का जफर खान सेनानायक जो जफर खान यह कौन से मंगोल आक्रमण के समय बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया था। तीसरे मंगोल आक्रमण के समय जफर खान ने पहले और दूसरे मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। तीसरे मंगोल आक्रमण के समय भी उसने मंगोलों को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन इस बार वह मारा गया। मंगोल उससे अत्यधिक भयभीत थे। कहा जाता है कि जब मंगोल के घोड़े पानी नहीं पीते थे तो वह कहते थे कि ए क्या तूने जफर खान को देख लिया जो तुम पानी नहीं पी रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला कथन है कि अलाउद्दीन ने धर्म को राजनीति से पृथक कर राज्य के हित को प्राथमिकता दी। अलाउद्दीन ने जो धर्म को राजनीति से पृथक कर राज्य के हित को प्राथमिकता दी थी, यह सही है। दूसरा कि उसने बयाना के काजी मुगिसुद्दीन से कहा था उसने बयाना के काजी मुगिसुद्दीन से कहा था कि राज्य के हित के लिए जो निर्णय लेना आवश्यक होगा वह लिया जाएगा, भले ही वह शरीयत के अनुकूल हो या प्रतिकूल। तो दोनों ही कथन इसमें सही है। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैन आचार्य ने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अपने विरोधियों के साथ शास्त्रार्थ किया था, जिससे अलाउद्दीन इतना प्रभावित हुआ कि वह उसके सामने नतमस्तक हो गया। वह जैन आचार्य कौन था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अपने विरोधियों के साथ शास्त्रार्थ किया था, जिससे अलाउद्दीन इतना प्रभावित हुआ कि उनके सामने नतमस्तक हो गया। तो वह जैन आचार्य थे आचार्य महासेन। आचार्य महासेन ने किया था। रामचंद्र सूरी जैन कवि था जिसे अलाउद्दीन ने सम्मानित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाकर मलिक काफूर ने संरक्षक के रूप में कितने दिन सत्ता का सुख भोगा था? 35 दिन। ए नंबर ऑप्शन। मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन उमर की मां झत्यापाली देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की पुत्री से विवाह किया और धीरे धीरे सत्ता के केंद्रीकरण का प्रयास किया। अलाउद्दीन के अधिकांश पुत्रों को अंधा करवा दिया। अलाउद्दीन के एक बेटे मुबारक शाह को भी अंधा करने के लिए उसने सैनिक भेजे, लेकिन उसने सैनिकों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। उसने अपने सैनिकों को महल में भेजा, जिन्होंने मलिक काफूर को मार डाला। इस प्रकार कुल 35 दिन ही मलिक काफूर सत्ता सुख भोग पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वार समुद्र का वह शासक जिसने मलिक काफूर के आगे आत्मसमर्पण कर अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की। द्वार समुद्र का वह शासक कौन था जिसने मलिक काफूर के आगे आत्मसमर्पण करके अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी? तो वह था वीर बल्लाल तृतीय। ए नंबर ऑप्शन। मलिक काफूर ने 1311 में द्वार समुद्र के दुर्ग का घेरा डाला। वीर पांडे ने वलाल तृतीय की सहायता से सेना भेजी, लेकिन वह निराशावादी था और यह जानकर कि रामचंद्र देव और प्रताप रुद्र देव जैसे शासक भी इसके सामने समर्पण कर चुके हैं, संधि करने को तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के काल में किस घटना क्रम के बाद हुए कत्लेआम के संबंध में बर्नी ने लिखा है कि फराव जितना निरपराध रक्त बहाने के दोषी है, उससे भी अधिक निरपराध रक्त अलाउद्दीन खिलजी ने बहाया है। तो यह कहा था 9 मुसलमानों के विद्रोह को दबाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1308 में किस दुर्ग पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था? 1308 में कौन से दुर्ग पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन ने वहां पर कमालुद्दीन गुर्ग को प्रशासक नियुक्त किया था? तो सिवाना के दुर्ग। अलाउद्दीन ने स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया। 1308 में दुर्ग पर कब्जा कर कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचना से अलाउद्दीन की जैसलमेर विजय की जानकारी मिलती है? कौन सी रचना से अलाउद्दीन की जैसलमेर विजय की जानकारी मिलती है? तारीख ए मासूमी। यह रचना मीर मोहम्मद मासूम की है, जो 1600 ईस्वी में पूर्ण हुई। उलुग खां जब गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, तब उसने जैसलमेर पर आक्रमण किया। उस समय जैसलमेर का शासक मूलराज भाटी था। इस दौरान जैसलमेर दुर्ग का पहला साका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान लगभग पागल सा और क्रुद्ध हो गया, उसने अपना ही मांस काट कर खाया। सुल्तान लगभग पागल सा और क्रुद्ध हो गया, उसने अपना ही मांस काट कर खाया। उसके दुख से बीमारी और बढ़ गई, दवा भी अब निष्प्रभावी जान पड़ती है। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में यह कथन किसका है? फरिश्ता का। फरिश्ता के ही अनुसार अतिशय यौन संभोग के कारण उसे खतरनाक रोग हो गया था। संभवतः सुल्तान लंबे समय तक जलोदर रोग से पीड़ित था और जब वह मरणोन्मुख था तो ज्वर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलाउद्दीन के अनाधिकृत देवगिरी अभियान के संबंध में जलालुद्दीन को उस पर कठोर कार्रवाई करने की सलाह दी थी? किसके द्वारा जो अलाउद्दीन के अनाधिकृत देवगिरी का जो अभियान किया था, इसके संबंध में जलालुद्दीन को उस पर कठोर कार्रवाई करने की सलाह दी थी? तो यह दी थी अहमद चप ने। द नंबर ऑप्शन। लेकिन जलालुद्दीन अहमद चप पर क्रोधित हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया? कौन सा इतिहासकार है जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? अमीर खुसरो। स नंबर ऑप्शन। वह इस वक्त चित्तौड़ का शासक घुइल वंशी रावल रत्न सिंह था। अमीर खुसरो लिखता है कि अन्य हिंदू शासकों की तुलना में यहाँ के शासक का सिंहासन सातवें आकाश से भी ऊंचा था। उसका दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर था। दक्षिण के अभियान में भी अमीर खुसरो साथ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किस सुल्तान का है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। तो यह बात कही थी खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने। मलिक सज्जू के विद्रोह के बाद सुल्तान ने विद्रोहियों के प्रति उदारतापूर्वक व्यवहार किया। इस पर अहमद जफ ने सुल्तान को कहा कि विद्रोहियों को इतनी उदारतापूर्वक व्यवहार करना अच्छे शासन के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। जब जलालुद्दीन ने यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभियान में घेरेबंदी के दौरान की स्थितियों के संबंध में किस अभियान में घेरेबंदी के दौरान स्थितियों के संबंध में अमीर खुसरो कहता है कि तुर्की बांसुरियों और हिंदू घंटों की ध्वनि के कारण सांस रुक सी गई। किस अभियान में घेरेबंदी के दौरान स्थितियों के संबंध में अमीर खुसरो कहता है कि तुर्की बांसुरियों और हिंदू घंटों की ध्वनि के कारण सांस रुक सी गई है। तो यह सिवाना के घेरेबंदी के समय कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को खुसरो ने दक्षिणी विजय की कुंजी कहा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को जो खुसरो ने दक्षिणी विजय की कुंजी कहा था। मांडू दुर्ग को। आइनुल मुल्क के आक्रमण के कारण मालवा का शासक महलक देव मांडू भाग गया, जो कि खुसरो के अनुसार दक्षिण विजय की कुंजी था। 1305 ईस्वी में शाही सेना का मांडू दुर्ग पर अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने खिलाफत उल लहा की उपाधि धारण की। कौन से शासक ने खिलाफत उल लहा की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा। अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किसने कहा था। तो यह कहा था स्टेनले लैनपुल ने। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय किस अभियान का नेतृत्व प्रारंभ में उसकी रखेल गुल बहिस्त और उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे साहिब ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन से अभियान का जो नेतृत्व है उसकी रखेल गुल बहिस्त ने और उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे साहिब ने किया था। तो जालोर अभियान का। गुल बहिस्त की मृत्यु और साहिब की पराजय के बाद जालोर अभियान का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया संत सिद्दी मौला किस सूफी संत का शिष्य था। तो बाबा फरीद का। 2 नंबर ऑप्शन। फरीदुद्दीन गाजी शंकर बाबा फरीद का शिष्य था। सिद्दी मौला मूलतः ईरान का निवासी था। जलालुद्दीन स्वयं भेष बदलकर उसकी खानका में जाया करता था। जलालुद्दीन का बेटा खान ए खाना उसका पक्का शिष्य बन गया, जबकि दूसरा पुत्र अरकली का संत की गतिविधियों का विरोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियानों का सही क्रम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियानों का सही क्रम क्या था। तो मालवा सबसे पहले नंबर पर है। मालवा मालवा का जो अभियान किया था यह किया था 1305 में। सिवाना का अभियान किया था 1308 में। जालोर का अभियान किया था 1311 के अंदर। चित्तौड़ का अभियान किया था 1303 में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा चित्तौड़ का अभियान 1303। दूसरे नंबर पर मालवा का अभियान 1305। तीसरे नंबर पर सिवाना का अभियान 1308 और चौथे नंबर पर जालोर का अभियान 1311। 4, 1, 2 और 3 द नंबर ऑप्शन। उत्तर एवं पश्चिमी भारत अभियान गुजरात का 1299, रणथंभौर का 1301, चित्तौड़ का 1303, मालवा का 1305, सिवाना 1308 और गुजरात 1311। दक्षिणी भारत के अभियान जिसमें देवगिरी का प्रथम अभियान 1307, वारंगल का 1309, होयसल का 1310, पांडे या माबर अभियान 1311, देवगिरी का द्वितीय अभियान है जो 1312-13 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय निम्नलिखित स्थानों के शासकों को सुमेलित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय निम्नलिखित स्थान के शासकों को जो सुमेलित कीजिए। मालवा मालवा का जो सुल्तान था शासक था वह था महलक देव। रणथंभौर का शासक हमीर देव। सिवाना का शासक शीतल देव। जालोर का शासक काहनर देव। मालवा का महलक देव। रणथंभौर का हमीर देव। सिवाना का शीतल देव और जालोर का काहनर देव। BADC द नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर मलिक काफूर के द्वारा हिंदू मंदिर को नष्ट करके मस्जिद का निर्माण किया गया? कौन से स्थान पर मलिक काफूर के द्वारा हिंदू मंदिर को नष्ट करके मस्जिद का निर्माण किया था? रामेश्वरम में। 6 नंबर ऑप्शन। श्रीरंगम में भी मंदिर को नष्ट किया गया था, लेकिन रामेश्वर में नष्ट करके मस्जिद का निर्माण भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शराब व अन्य मादक पदार्थों पर रोक लगाने का कारण था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शराब व अन्य मादक पदार्थों पर रोक लगाने का कारण क्या था? राजनीतिक कारण। विद्रोहियों को षड्यंत्रों को रोकने के लिए उसने ऐसे प्रावधान किए ताकि कुलीनों का मेलजोल बंद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती मोती निर्धन किसानों की आंखों से बहा जमा हुआ रक्त है। शाही मुकुट का प्रत्येक मोती जो निर्धन किसानों की आंखों से बहा जमा हुआ रक्त है, यह कथन किसका है? खुसरो का। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि उसने सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी, यह सत्य है। उसने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, यह भी सत्य है। वेश्यावृत्ति रोकने का प्रयास किया था, यह भी सही है। उसने दाग और होलिया प्रथा को आरंभ किया था, तो चारों ही ऑप्शन इसके सही है। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में निम्नलिखित अभियानों और उनके नेतृत्वकर्ता को सुमेलित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो अभियान हुए और उनके नेतृत्वकर्ता, सबसे पहला रणथंबोर अभियान। रणथंबोर अभियान का जो नेतृत्व किया था यह उलुग खां और नुसरत खां के द्वारा किया गया। दूसरा मालवा अभियान। मालवा अभियान का नेतृत्व आइन उल मुल्क मुल्तानी के द्वारा किया गया। तीसरे नंबर पर जालोर अभियान। जालोर अभियान का नेतृत्व किया था कमालुद्दीन गुर के द्वारा। और चौथा देवगिरी का अभियान। देवगिरी के अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर के द्वारा। रणथंबोर अभियान उलुग खां व नुसरत खां, मालवा अभियान आइन उल मुल्क मुल्तानी, जालोर अभियान कमालुद्दीन गुर्ग और देवगिरी अभियान मलिक काफूर। सी डी ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खिलजी वंश के किस शासक ने किलोखरी को राजधानी बनाया था? खिलजी वंश के किस शासक ने किलोखरी को राजधानी बनाया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने केकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी किले में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। दिल्ली के नागरिकों व अमीरों के भय से वह कुछ समय दिल्ली नहीं गया और किलोखोरी को ही राजधानी बनाया। किलोखोरी जहां स्थित है वह आधुनिक दिल्ली का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद किया? किसने जो खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद किया था और स्वयं को ही खलीफा घोषित किया था? तो यह किया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। 2 नंबर ऑप्शन। खिलजी शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो 1316 से 1320 तक शासन किया था, दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। सिक्कों पर उपाधि खलीफतुल्लाह अंकित है। उसने जनता की अर्जियों पर पुनः सुनवाई शुरू की जो अलाउद्दीन के समय रुक गई थी। उसने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि अर्जियों को तुरंत उसके पास लाया जाए। वह उन पर अपने आदेश लिखकर अधिकारियों को देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने मलिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खाने में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया? किस सुल्तान ने मलिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्ति को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खाने में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें बिना उसकी अनुमति के अंतर्विवाह न करने का आदेश भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 2 नंबर ऑप्शन। मंगोल सेनापति तारगी के लौटने के बाद अलाउद्दीन ने दिल्ली शहर के चारों ओर
एक दृढ़ सुरक्षात्मक चार दीवारी बनवाई। उत्तर पश्चिमी सीमांत इलाके के प्रत्येक किले में पृथक सेना एवं एक सीमा रक्षक का पद सर्जित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शराब पीने, भांग खाने व जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया था? कौन से सुल्तान ने शराब पीने, भांग खाने और जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने, दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में। नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तन करके मुसलमान बना था। उसके राज्यारोहण को बर्नी ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष व हिंदू क्रांति का रूप देते हुए कहा कि खुसरो के राज्यारोहण से सच्चे विश्वासियों के लिए अकथनीय कलेशों समस्याओं के युग का सूत्रपात हुआ। इब्न बतूता इब्न बतूता के अनुसार उसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया और मुसलमानों को अपने घरों को गोबर से लीपने का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने किस राज्य के खिलाफ उलूग खां और नुसरत खां जलेसरी के नेतृत्व में आक्रमण किया था? 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने किस राज्य के खिलाफ उलूग खां और नुसरत खां जलेसरी के नेतृत्व में आक्रमण किया था? गुजरात। ए नंबर ऑप्शन। तारिक ए मासूमी के अनुसार 1297-98 के गुजरात अभियान के दौरान मार्ग में जैसलमेर को फतेह किया। अमीर खुसरो के अनुसार इस अभियान के दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। गुजरात के शासक कर्णदेव द्वितीय की पत्नी कमला देवी व पुत्री देवल देवी थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन ने कमला देवी के साथ विवाह किया, जबकि देवल देवी अपने पिता के साथ देवगिरी चली गई। 1307 ईस्वी में देवगिरी अभियान में मलिक काफूर ने देवगिरी शासक रामचंद्र देव को परास्त किया और देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खां के साथ हुआ। अमीर खुसरो की रचना आशिकी में इन दोनों की प्रेम कथा दी गई है। फरिश्ता के अनुसार देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को ऐसा सम्मान दिया गया कि दरबार में लोग रामचंद्र और सुल्तान में भेद न कर सके। रामचंद्र देव की बेटी से अलाउद्दीन ने विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसके काल में शुरू हुई? भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसके काल में शुरू हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के शासनकाल में अख्त खां का विद्रोह हुआ था? अख्त खां ने विद्रोह किस सुल्तान के शासनकाल में किया था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर, तो वह सुल्तान कौन था जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर? अलाउद्दीन खिलजी। वह अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता में। वह वार्षिक कर वसूल कर लेने पर आंतरिक शासन प्रबंध में कोई हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता था। वह अपनी सर्वसत्ता की स्वीकृति कम से कम जनहानि के द्वारा प्राप्त करना चाहता था। अपने इन उद्देश्यों में वह सफल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ए सानी किसकी उपाधि थी? सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर किसकी उपाधि थी? तो यह उपाधि थी अलाउद्दीन खिलजी की। सही नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन ने सिक्कों पर खुद के लिए सिकंदर द्वितीय लिखवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था? इक्ता प्रणाली को समाप्त किस सुल्तान ने किया था? यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रणाली बंद करके नगद वेतन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का कथन है कि मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास मोइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से शुरू होता है? किस मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास है जो मोइनुद्दीन चिश्ती से और राजनीतिक इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से शुरू होता है? यह बात कौन से इतिहासकार ने कही थी? यह कही थी मोहम्मद हबीब ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के समय की निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। अलाउद्दीन के समय की निम्नलिखित सूची को जो सुमेलित कीजिए।
सबसे पहले नंबर पर है रणथंभौर। रणथंभौर का शासक कौन था? रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान। चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव और गुजरात का शासक है जो कर्णदेव। रणथंभौर का हमीरदेव, चित्तौड़ का रावल रतन सिंह, देवगिरी का रामचंद्र देव और गुजरात का जो कर्णदेव। BADC द नंबर ऑप्शन। वारंगल तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय, होयसल का वीरबलाल तृतीय, पांड्य राज्य का वीर पांड्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी और उसके सेनापतियों की उपाधियों को सम्मिलित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी और उसके सेनापतियों की उपाधियों को जो सम्मिलित कीजिए। अल्मास बेग की उपाधि थी उलुग खां। मलिक हिजाबुद्दीन की उपाधि थी जफर खां। मलिक संजर की उपाधि थी अल्प खां। और मलिक जलेसरी की उपाधि थी नुसरत खां। अल्मास बेग की उलुग खां, मलिक हिजाबुद्दीन की जफर खां, मलिक संजर की अल्प खां और मलिक जलेसरी की नुसरत खां। BAD और C बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के हिंदू अमीर मलिक नायक ने मंगोलों को परास्त किया था? मलिक नायक ने जो हिंदू अमीर मलिक नायक था, इसने मंगोलों को परास्त किया था। कौन से निर्णायक युद्ध में? अमरोहा के युद्ध में। तारगी अली बेग और तारतार ने 1305 में अली बेग के नेतृत्व में आक्रमण किया। तारगी की रास्ते में मृत्यु हो गई। 1305 में अमरोहा के युद्ध में मलिक नायक ने मंगोलों की सेना को हरा दिया। इससे पूर्व में अलाउद्दीन खिलजी के काल में 1298 ईस्वी में कादर खां, 1299 में सल्दी, 1299 में ही कुतुलुग ख्वाजा व 1303 में तारगी के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था। तारगी ने अलाउद्दीन की सेना को परास्त भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे राज्य के हित में जो होता है वो मैं करता हूँ। मेरे राज्य के हित में जो होता है वो मैं करता हूँ, मैं शरीयत की परवाह नहीं करता। यह कथन कौन से सुल्तान का है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी का है। एक बार जब काजी मुगिसुद्दीन ने अलाउद्दीन से कहा कि आप शरीयत के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तब अलाउद्दीन ने कहा कि मेरे राज्य के हित में जो होता है मैं वो करता हूँ, मैं शरीयत की परवाह नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का कथन है कि वास्तव में दिल्ली को देवगिरी में जीता गया? वास्तव में दिल्ली को देवगिरी में जीता गया क्योंकि दक्षिण के स्वर्ण ने अलाउद्दीन के सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त किया था। तो यह कथन कहा था डॉक्टर एस राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमुकुट के लिए शायद ही कोई व्यक्ति इतना अनुपयुक्त रहा होगा। राजमुकुट के लिए शायद ही कोई व्यक्ति इतना अनुपयुक्त रहा होगा जितना कि खिलजी वंश का संस्थापक। राजमुकुट के लिए शायद ही कोई व्यक्ति इतना अनुपयुक्त रहा होगा जितना कि खिलजी वंश का संस्थापक। यह कथन किस इतिहासकार का है? डॉक्टर एस लाल का। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी यकृत रोग से पीड़ित था? निम्नलिखित में से किसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी जो यकृत रोग से पीड़ित था? अमीर खुसरो के अनुसार। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अलाउद्दीन खिलजी एवं काजी मुगिसुद्दीन के मध्य वार्तालाप नहीं हुई थी? कौन से विषय पर अलाउद्दीन खिलजी और मुगिसुद्दीन के मध्य वार्तालाप नहीं हुई थी? तो राज्य के खम्स में हिस्सेदारी के विषय पर बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा खराज देने वाले हिंदुओं की स्थिति पर, देवगिरी से प्राप्त धन संपत्ति के स्वामित्व पर, सरकारी खजाने पर उसके यानी कि अलाउद्दीन और उसके परिवार वालों के अधिकार पर, इन बिंदुओं पर वार्तालाप हुई थी काजी मुगिसुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। लेकिन राज्य में खम्स की हिस्सेदारी पर कोई वार्तालाप नहीं हुई। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस चैप्टर का, आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि दिल्ली के कोतवाल अल्लाह उल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को एक नया धर्म स्थापित करने और सिकंदर की तरह विश्व विजय की अपनी योजना को स्थगित करने के बदले में निम्नलिखित में से क्या लागू करने की सलाह दी थी? तो कोतवाल जो अल्लाह उल मुल्क है, इन्होंने जो सलाह दी थी अलाउद्दीन खिलजी को नया धर्म स्थापित करने और सिकंदर की तरह द्वितीय विश्व योजना को स्थगित करके और
सलाह दी थी कि मुल्तान के मार्ग को सुरक्षित बनाया जाए और हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाया जाए। 1 और 2, ए नंबर ऑप्शन। तो इसी के साथ ही 139 क्वेश्चनों के साथ आज का ये खिलजी वंश का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश जिसका शासनकाल सल्तनत काल में सबसे लंबा शासनकाल रहा है। तो तुगलक वंश के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।